प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 7 बेटा वी लर्न अबाउट द फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, इन द लास्ट पार्ट वी लर्न अबाउट पेंटिंग ऑफ इंडिया। हमने लास्ट पार्ट में बेटा इंडिया की पेंटिंग स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। अजंता इलोरा केव्स, भीमबेटका केव्स, इनमें जो पर्टिकुलर एंशिएंट इंडियन टाइम में बेटा इवन अर्ली एज टाइम पीरियड में भी जिस तरीके की पेंटिंग्स की गई है उसके बारे में काफ़ी अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन देखा हमने। ओके, इन दिस पार्ट बेटा वी लर्न अबाउट द म्यूजिक आर्ट। ओके, संगीत बेटा जिसका हमारे इंडियन कल्चर में काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रहा है। क्लियर, हमने जैसे मैंने बार बार आपको दोहराया कि हमारे इंडियन कल्चर को सच्चित और आनंद, इसका रियलाइजेशन, इसकी अनुभूति माना जाता है। तो इस आनंद में बेटा बहुत कुछ ऐसा है जो आ जाता है। तो ये म्यूजिक आर्ट है, वो भी उस पर्टिकुलर अनुभूति का ही बेटा एक तरीके का जरिया है, एक तरीके का पार्ट है, विभाग जिसको हम मान के चल सकते हैं। अब देखो, फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया, singing, playing, dancing and performing the roles of the different character is a unique feature of Indian culture. Entertainment with the moral education has been imparted since ancient time through the dramas based on the greatest scriptures like Ramayana and Mahabharata. Okay beta, first three word beta, singing, playing and dancing and performing the roles of the different character is a unique feature of Indian culture. हमारे भारत में बेटा एक तो सॉन्ग, गीत, संगीत, उनको प्ले अप करना यानी कि ड्रामेटिक वे में उसको परफॉर्म करना, डांस के बेस पे उसको परफॉर्म करना और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ उन इमोशंस को बेटा बराबर एक्सप्रेशन के साथ लोगों के सामने रखना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को सोसाइटी में सामने लेकर आना बेटा, ये हमारे म्यूज़िक, डांस आर्ट, ड्रामेटिक आर्ट और पेंटिंग आर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहा है कि ये इनके थ्रू इन चीज़ों को बेटा बताया जाता था, उस रियलिटी को लोगों को महसूस कराया जाता था। जैसे कि ड्रामेटिक आर्ट में हम जब लास्ट में बेटा भवाई जैसे ड्रामेटिक, गुजरात के ड्रामेटिक आर्ट के बारे में देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसे फ़नी वे में भी सोसाइटी को बहुत बड़े बड़े मोरल्स जो है बेटा समझाए जा सकते हैं। तो हमारे ये सब जो ये जो कलाएं थी बेटा, इनकी अपनी अपनी खूबियाँ थी, इनके एक्सप्रेशन, इनके इमोशंस बहुत कुछ कह जाते थे। इस वजह से हमेशा हमारे जो इंडियन कल्चर में बेटा सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग और परफॉर्मिंग द कैरेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एंटरटेनमेंट विद द मोरल एजुकेशन बराबर, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों को आनंद, एक तरीके से उसकी अनुभूति कराने के साथ साथ बेटा एजुकेशन यानी कि लोगों को ज्ञान भी मिलता था, क्योंकि ये कैरेक्टर्स अपने आप में बहुत बड़े बड़े मैसेजेस देते थे थ्रू द ड्रामाज बेस्ड ऑन द ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर। जैसे पुराने ड्रामाज अगर हम देखें बेटा तो ज़्यादातर हमारे इंडियन ड्रामेटिक आर्ट का बेस रामायण और महाभारत रहा है। या तो आइडियल किंग रामा के बारे में बेटा ज़्यादातर बनती थी, ड्रामास प्ले होते थे, उन्हीं के बेस पे सिंगिंग होता था, उन्हीं के बेस पे प्लेइंग होता था और उन्हीं कैरेक्टर्स के बेस और उन्हीं स्टोरीज के बेस पे हमारे डांसेस होते थे। जो कि आप डांस आर्ट में भी देखोगे कि कौन कौन सा डांस आर्ट रामायण पे बेस्ड है और कौन सा डांस आर्ट कृष्ण लीला पे बेस्ड है, सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, म्यूजिक, म्यूजिक से स्टार्ट करते हैं। आपको देखो इस साइड बेटा एक आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है क्लियर, जिसको रुद्र वीणा कहते हैं ना। अक्सर आपने वो माँ सरस्वती के आसपास इस तरीके की रुद्र वीणा देखी होगी। क्लियर, देखो, इंडियन म्यूजिक इज अ यूनिक इन द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्यून, रिदम एंड हारमोनी। ये बेटा ट्यून, रिदम एंड हारमोनी, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा सुर, ताल और लय बराबर। रिदम मतलब के ताल बेटा और हारमोनी मतलब के लय, और ट्यून मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो ट्यून्स होती है वो सरगम पे और सुरों पे आधारित होती है बेटा, इसीलिए हम उसको सुर के साथ लेकर चलते। तो सुर, ताल और लय, ये तीनों का संगम है, एक तरीके का यूनिक कॉम्बिनेशन है। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द म्यूजिक ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सामवेदा आउट ऑफ द फोर वेदास इज कंसिडर्ड टू बी द एसोसिएटेड विद द म्यूजिक। क्लियर, आपको कंप्लीटली याद रखना है, हमारे फोर वेदास में बेटा साम वेदा जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बेटा हमारे इंडियन कल्चर में म्यूजिक का इम्पोर्टेंट साम वेदा में जब हमने रिचार्ज को, स्तुतिस को बेटा एक तरीके से सुर, ताल और लय के साथ सेट किया और हमने फिर उसको उस वे में गाकर परफॉर्म कर कर मतलब एक तरीके से हमारे तरीके बदल गए बेटा। तो साम वेदा में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऐसा वो हमारा था बुक
जिसमें म्यूजिक की इम्पोर्टेंट को बताया गया है और उसके ट्यून, रिदम और हारमोनी का एक पर्टिकुलर सेट जो हमको दिखाई देता है। Richaas of Samveda are sung with the tune and rhythm of music. Music involves both the singing and playing. Music के अंदर बेटा गीत गाया भी जाता है और साथ साथ में जो इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको हम वाजिंद्र बोलते हैं उनको बजाया भी जाता है। फिर हमारी जो बेटा सरगम है बराबर, जिसको हम 7 वॉवल्स कहते हैं, सा रे ग म प ध नी के साथ फिर से सा जुड़ जाएगा। तो देखो ये 6 है और जब सा जुड़ता है पीछे से तो फिर से ये 7 हो जाती है। तो सारे ग म प ध नि सा बराबर आर द 7 वॉवल्स ऑफ म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड इन मेनली इनटू 2 पार्ट्स। हमारे इंडियन म्यूजिक को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक यानी कि हमारा शास्त्रीय संगीत बेटा, और फोक म्यूजिक यानी कि हमारा लोक संगीत, है ना। हमारे इंडिया का लोक संगीत भी बड़ा प्यारा है और हमारे इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक तो बेटा जिसका तो कोई एक तरीके से देखा जाए तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है वर्ल्ड में। हमारे जो पर्टिकुलर शास्त्रीय संगीतकार हैं बेटा, जब वो गाने बैठते हैं, ठीक है, एक समय पे हम लोगों को शायद उस तरीके के म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट नहीं है बेटा, लेकिन अगर आपका मन करे आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनो ना, और उसमें भी जब उनका वो आखिरी वाला पोर्शन आता है ना बेटा, जब वो सुर को, ताल को, लय को एक तरीके से इतना लंबा खींचते हैं बेटा, तो उस समय आप देखो कि हमारी जो बोलते हैं जो हमारी सांस लेने, क्योंकि बेटा एक ही सांस में वो कितने कितने सेकंड से लेके कितने कितने मिनट तक सुर को खींचते हैं। तो ये सब में नहीं होता बेटा, इसके लिए बहुत पूरे जीवन भर की बोलते हैं ना, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सब बेटा जिंदगी भर की तपस्या है। ये एक दिन, 2 दिन या कुछ साल या कुछ महीने में नहीं सीखा जाता है। साउथ में ऐसी बहुत सारी आश्रमशाला है बेटा, जहाँ पे म्यूजिक आर्ट, डांस आर्ट, वहाँ पे साउथ में तो डांसिंग म्यूजिक एक तरीके से कंपलसरी सब्जेक्ट जैसा है बेटा, ज़्यादातर बच्चे इन चीज़ों को सीखते हैं वहाँ पे। ये लोग इन लोगों का जो रियाज़ करने का तरीका होता है बेटा, जो प्रैक्टिसेस ये करते हैं बहुत ही कठिन होती है। चाहे वो संगीतकार हो या फिर बेटा वो नृत्यकार हो, बहुत ही कठिन प्रैक्टिस होती है। और इसी वजह से इनका जीवन बड़ा सादगीपूर्ण होता है, खाने-पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सुबह में उठ के लगभग ये ज़्यादातर सुबह में 4 बजे उठ के प्रातः काल के समय बेटा ये अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं। क्योंकि एक मूड जो है उस चीज़ पे, फ्रेशनेस, मूड, ये सारी चीज़ें बेटा उस समय पे डिपेंड करती है। बराबर। बहुत सारे ऐसे, जैसे साउथ की एक स्कूल के बारे में मैंने देखा था बराबर, म्यूजिक स्कूल था। वहाँ पे बच्चे बचपन से ही पढ़ते हैं काफ़ी, मतलब जो एक्सरसाइजेज होती है वो इतनी कठिन होती है, क्योंकि साउथ में जो रिवर्स होती है बेटा वो पथरीले नदियाँ होती है। तो वो बच्चे जो है उन नदियों में सुबह के वक्त उनको एक्सरसाइज के लिए ले जाया जाता था। वो एक अब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक पूरी रो बना के नदी के बीच से इस छोर से उस छोर तक खड़े रहते थे, क्योंकि पथरीली नदियाँ हैं तो झरने टाइप की होती है बेटा, बहुत ज़्यादा वैसी नहीं रहती। अपन जो पानी का फोर्स ऊपर से आ रहा होता है ना बेटा, बहुत तेज होता है पत्थरों पे से, तो वो अपने गले तक पानी के फोर्स को बर्दाश्त करते हैं, चेस्ट और ऊपर उनका नेक का हिस्सा, ताकि क्या है कि उनका रेस्पिरेशन सिस्टम वो अपने श्वसन क्रिया को बहुत स्ट्रांग बना सके, वो अपने इस पार्ट को मजबूत बना सके, ताकि जब भी उनको सुर खींचने हो बेटा तो उनको दिक्कत नहीं आए। सोचो किस तरीके से नेचुरल वे में वो, और नेचर में रह के ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं। और हमारा फोक म्यूजिक बेटा, हमारा लोक संगीत भी बहुत ही, आप ये देखो जैसे कि डायरा में आप कई बार लोगों को देखते हो फनी वे में बहुत कुछ बोलते बोलते, फिर बेटा वो हमारे लोक संगीत को भी प्रेजेंट करते हैं। हमारे लोक संगीत में बेटा हिस्टोरिकल कहानियाँ, कैरेक्टर्स, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रहा है बराबर। जैसे गुजरात का जो गरबा है वो भी एक तरीके से गुजरात के लोक संगीत का ही पार्ट है बेटा, डांस आर्ट का भी हिस्सा है और म्यूजिक आर्ट का भी हिस्सा है। ओके, अब इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा हमारे 5 रागाज है, हमारी 7 सरगम है। म्यूजिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लासिकल म्यूजिक एंड द फोक म्यूजिक, एंड द रागाज वर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स विच आर दे पर्टिकुलरली। तो बेटा हमारे 5 रागाज है, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ एंड भैरवी। ओके, देखो फर्स्ट रागा है श्री राग है, फिर दीपक है, फिर हिंडोल है, फिर मेघ राग है और उसके बाद भैरवी है बेटा। ये 5 रागाज है जिसपे ज़्यादातर हमारा इंडियन म्यूजिक जो है वो बेस्ड है। भैरवी राग बेटा, सॉरी श्री राग जो है बेटा वो संध्या काल के समय गाया जाता है। ज़्यादातर साउथ इंडिया के पूर्वी घाट के इलाकों में बेटा इसकी शुरुआत हुई थी, और तब से धीरे धीरे ये हमारे म्यूजिक आर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। बहुत सारे पर्टिकुलर ऐसे
सॉन्ग्स और म्यूजिक के वो अलग अलग वो उसमें होते हैं जिसमें श्री राग का यूज किया जाता है। और ज्यादातर जो हमारे रागाज है ना बेटा, जैसे हमारे डांस आर्ट के ओरिजिनेटर भी लॉर्ड शिवा हैं, वैसे ही रागाज भी बेटा शिव के ऊपर बेस्ड है, बराबर, वो भगवान शिव से ही रिलेटेड है। फिर बेटा दीपक राग, बराबर, दीपक राग एक तरीके से देखा जाए तो बेटा फायर से रिलेटेड है, ये भी लॉर्ड शिवा को समर्पित किया गया है बेटा। दीपक राग का मतलब होता है कि क्रिएट अ फायर। दीपक राग के साथ बहुत सारी ऐसे तो स्टोरीज और कहानियां जुड़ी हुई हैं बेटा। उसमें से एक स्टोरी काफी मतलब अकबर की और तानसेन की जो है, क्योंकि अकबर के 9 जेम्स में सबसे बड़े संगीत विशारद थे भारत के, वो थे तानसेन बेटा। एक बार ऐसा हुआ कि अकबर के बहुत सारे कोर्टियर ने तानसेन को चैलेंज किया। जैसे पहले जो चैलेंज किया था उसमें उन्होंने मेघराग गा के, जंगल की वो कहानी थी जहाँ पे वो मेघराग गाया उन्होंने और बारिश आ गई, जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए थे, आपने पढ़ा है इस स्टोरी को हिंदी में। उसके बाद ऐसी एक दूसरी स्टोरी थी जब उन्होंने मेघराग को प्रूव कर दिया कि भाई वो गा सकते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वापस से अकबर के कुछ कोर्टियर्स ने उनको चैलेंज किया कि भाई अब दीपक राग आप गा के बताओ तो भाई माना जाए। ये सब कहानियां हैं बेटा, स्टोरीज है। हो सकता है इनमें बहुत हद तक सच्चाई भी हो, कुछ ऐसा है कि थोड़ा बहुत रहा हो और उसके साथ रिलेटेड स्टोरीज को जोड़ दिया गया हो, लेकिन हिस्टोरिकल है, इंसिडेंट्स है जो काफी बड़ी बड़ी किताबों में पाया गया है, इसलिए हम मान के चल सकते हैं कि ये ट्रुथ के बहुत नजदीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, दीपक राग जो है वो ऐसे देखा जाए तो दीपक राग को ज्यादातर संध्या काल का राग है बेटा, लेकिन इसको अलग अलग समय पे भी गाया जा सकता है, इसकी कोई टाइम का वो नहीं है। लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। दीपक राग के टाइम पे बेटा इतनी ज्यादा ऊर्जा जनरेट होती है कि आसपास की चीजें जलने लगती है। इवन जो पर्सन गा रहा है उसके शरीर में इतनी ऊर्जा जनरेट होती है कि वो खुद भी जल सकता है। तो अकबर ने तानसेन ने बेटा एक तरीके से चैलेंज को स्वीकार तो कर लिया, और लेकिन उन्होंने अकबर से काफ़ी लंबा समय मांगा कि मुझे इसके लिए टाइम चाहिएगा अपने आप को प्रिपेयर होने के लिए, और अकबर ने टाइम दिया। तो तानसेन को खुद प्रिपेयर होने के लिए टाइम नहीं चाहिए था बेटा, उनको तो दीपक राग आता ही था और वो कर सकते थे, लेकिन उनको ये पता था कि जब मैं दीपक राग गाऊंगा और आसपास की सारी चीज़ें जब ज़्यादा ऊर्जा बनेगी बेटा, गर्मी ज़्यादा होगी तो सब कुछ जलने लगेगा, तो उसको बुझाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो माना जाता है कि उन्होंने अपनी बेटी को मेघ राग सिखाया, और उन्होंने कहा कि जब मैं दीपक राग गाऊं और उसके बाद आपको जब लगने लगे कि सही में बहुत ज़्यादा आसपास में ऊर्जा वो हो गई है, गर्मी वो हो गई है और सब चीज़ें अब जलने लगेगी, तो जब ऐसा एटमॉस्फेयर बनने लगे तब आप मेघ राग गाने लगना। और फिर वो समय आया जब तानसेन ने दीपक राग गाया और आसपास की चीजें बेटा जलना शुरू हुई, तो उनकी बेटी ने फिर मेघ राग गाना शुरू किया, जिसकी वजह से बारिश हो गई और सारी आग बुझ गई। तो ऐसी कहानियां जो है दीपक राग के साथ जुड़ी हुई हैं बेटा। ओके, उसके बाद बेटा हिंडोल राग आ जाता है बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो हिंडोल राग के ऊपर बेटा बहुत सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स हमारे हिंदी मूवीज के पुराने सॉन्ग, जैसे कि वो नवरंग मूवी आई थी जिसमें मन्ना डे जी और आशा भोसले की वो सॉन्ग्स बताया गया था कि तू छुपी है कहाँ मैं ढूंढता तुझे यहाँ से वहाँ। फिर वो नवरंग के अंदर आपको जो हमारे 9 रस जीवन के है ना, और वो मेल और फीमेल वाला जो भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप होता है, उस रूप के साथ जो होली वाला डांस है, ये सारे नवरंग फिल्म के जो बेटा पुराने समय के जो डांस थे बेटा, इन्होंने हिंडोल राग के ऊपर बेस थे। उसके साथ मोहम्मद रफ़ी जी का फर्स्ट सॉन्ग अगर माना जाए तो बेटा बैजू बावरा मूवी का था, जिसमें मन तरपत हरि दर्शन को आज आज अभी भी ये भजन आप सुनते होगे बेटा, ये जो है वो हिंडोल राग पे आधारित है, बराबर। उसके बाद बेटा मेघ राग आ जाता है। मेघ राग के बारे में अभी कुछ ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है, मैंने आपको पहले ही स्टोरी बता दी कि मेघ राग भी ये तानसेन ने गाया था बेटा। उस समय जंगल में वो थे अकबर के साथ, और जंगल के आसपास के जानवर पहले तो इकट्ठा हो गए और फिर बहुत मूसलाधार बारिश हुई। उसके बाद 5th नंबर का राग है बेटा भैरवी राग। भैरवी राग जो है बेटा वो भैरवी घाट के आश्रय राग के रूप से जाना जाता है, वहां पे गाया जाता था अर्ली मॉर्निंग, ये सुबह में प्रातः काल के समय गाया जाता हुआ राग है बेटा। वैसे भैरवी के ऊपर भी बहुत सारे जो है सॉन्ग्स और इन ये चीजें बेस्ड है। आप ये मूवी वगैरह में जो सॉन्ग देखते हो ना बेटा, ये कितने भी मॉडर्न हो या कुछ भी हो, इन सभी सॉन्ग का
एक क्लासिकल फॉर्म होता है। ये 7 सुर सरगम के बिना, और ये जो रागाज हैं ये 5 रागाज में से एक रागा का टाइप होता है बेटा, इसके बिना कोई भी जो है सॉन्ग जो है वो प्रिपेयर हो नहीं सकता है बेटा। अगर कुछ इस तरीके के गाने बने होंगे तो उनका फिर संगीत से कोई लेना देना नहीं है बेटा, उसको ऐसे ही तोड़ मड़ोड़ के बना दिया गया है। बाकी प्रॉपरली जो सुर ये ट्यून, रिदम और हारमोनी के ऊपर बेस्ड जो सॉन्ग्स बनते हैं बेटा, जो गीत संगीत बनता है, उसमें 7 जो है ये पर्टिकुलर जो वॉवेल्स है वो भी होती हैं। इन 5 रागाज में से वो किसी न किसी राग पे बेस्ड होता है बेटा, और उसका क्लासिकल और फोक एक अपना टच होता है। ओके, तो ये म्यूजिक की इंपॉर्टेंट देख सकते हैं बेटा। इट इज बिलीव दैट ऑल दिस रागा नेचुरली कम आउट ऑफ द पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा। माना जाता है कि ये 5 रागास बेटा लॉर्ड शिवा के पंचमुख से निकले थे। इन एंशियंट इंडिया मैनी टेक्स्ट वर रिटन ऑन द म्यूजिक ऑफ विच द इंट्रोडक्शन ऑफ 3 संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात इज गिवन बिलो। हमारे भारत के अंदर बेटा, एंशियंट इंडिया के अंदर जो है म्यूजिक को 3 अलग अलग जो ऐसी किताबें हैं बेटा जो उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान को प्रूव करती हैं, जिसमें संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात का काफ़ी अहम रोल प्ले है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इन तीनों पर्टिकुलर बुक्स के बारे में और इनके पर्टिकुलर जो राइटर्स हैं या जिन्होंने इनके बारे इनमें कुछ न कुछ पर्टिकुलरली म्यूजिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में हम देखेंगे। थैंक यू।